टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे, है ना। हेडिंग क्या है? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। हाँ, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो एक मेन बोर्ड होता है, एक एसएमई होता है, एक इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म होता है, और एक कौन सा होता है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ये सब अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ये सब अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इन्होंने ही अपना अलग से प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है। इन्होंने ही अपना एसएमई प्लेटफॉर्म अलग से तैयार कर रखा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अलग से एसएमई बना के रखा है अपना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपना इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म तैयार करके रखा है, और इन्होंने ही अपना एक अलग से सोशल स्टॉक एक्सचेंज बना के रखा है। ठीक है, तो ये कोई सेपरेट स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मेन बोर्ड होते हैं, ये डिटेल में पढ़ चुके थे। एसएमई भी पढ़ चुके थे। एसएमई में हमने कुछ क्राइटेरियाज पढ़े थे। एसएमई कंपनी से मतलब कौन सी वाली कंपनीज है जिनकी 25 करोड़ से ज्यादा है कि कम है? कम होगी। ठीक है, जो 25 करोड़ से कम होगी वो यहाँ पर आकर क्या होंगी? लिस्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म क्या था? स्टार्टअप इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हो तो उनके लिए है। चलिए, आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बाकी ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं अपन। सोशल स्टॉक एक्सचेंज। आइए, यहां से स्टार्ट करिए। आ जाइए। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, बच्चों नाम से ही काम समझ में आ रहा है। ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज मतलब कौन सी कंपनीज के लिए? एनपीओ। ओनली एनपीओ नहीं होता है, डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, चलिए। एनपीओ का फुल फॉर्म बताओ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है प्योर चैरिटी का काम करिए। ठीक है, समाज को, है ना, वेलफेयर प्रोवाइड करना चाहती है, तो उसके लिए इन्हें भी तो पैसे की जरूरत पड़ती है ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी चैरिटी ट्रस्ट में क्या देते हैं? डोनेशन देते हैं। तो ये डोनेशन कहाँ दे दो बच्चा? इनके लिए इन्होंने कहा कि फंड रेस करना है। इनको क्या करना है? अगर फंड रेस करना है तो फंड रेस करने के लिए आपको एक अलग से हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसमें आसानी से आप फंड रेस कर सकते हो। आपने आए दिन बहुत सारी वीडियोस या किसी, है ना, एडवर्टीजमेंट में आपको आता रहता है कि भैया हमें पैसे की जरूरत है। ठीक, अब जैसे बच्चों के लिए होता है, बुजुर्ग लोगों के लिए होता है, लेकिन फिर आपने देखा होगा गाय, एनिमल्स, इन सब के लिए भी, है ना, बहुत सारे होते हैं, तो डोनेशन मांगे जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे हम आपके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जहां पर डोनेशन का काम होगा। मतलब अगर आप चाहो तो इन इन कंपनीज को डोनेट कर सकते हो, लेकिन बदले में क्या आपको कोई डिविडेंड मिलने वाला है? नहीं बच्चा, ये एनपीओ कंपनी है, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है, ये समाज के लिए काम कर रही है। अगर आपको समाज में पैसा देना है, अगर आप कुछ डोनेशन करना चाहते हो तो इनको दे सकते हो। वैसे भी तो दे सकते थे, ये प्लेटफॉर्म अलग से बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? ये प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी बच्चा, होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी को पैसे डोनेट करें, लेकिन वो पैसा उस सही पर्पस के लिए लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसका वॉच कौन करेगा? नॉर्मली तो कोई नहीं कर रहा ना। तो आज स्टॉक एक्सचेंज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज बना दिया ताकि सेबी उसे अब देख सके। आपका भी भरोसा ज्यादा बिल्ड होगा, अब आप भी बढ़ चढ़ के पैसे दे पाओगे। पहले आप पैसे देने में संकोच करते हो, फेक बातें आती हैं, फेक वीडियोस आते रहते हैं कि भाई हमारा बच्चा ऐसा हो गया, हमारे, है ना, ये दिक्कतें हो गई हैं, लेकिन आपको सारी चीजें फेक लगती है ना, तो फिर आप पैसे नहीं दे पाते हो। आप देना चाहते हो अंदर से, लेकिन क्योंकि झूठी बातें हैं इस कारण से आप अवॉइड करते हो। तो इस कारण से इनको भी दिक्कत होती है। तो इनके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिन्हें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। इनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहेंगे। मतलब आपको अगर देखना है कि ये पैसा कहाँ यूज हो रहा है, ये भी साफ साफ आपको दिख जाएगा। तो इनके लिए भी आसान हो गया और आपके लिए भी आसान हो गया कि ये बातें समझ में आ रही है। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज लाने का पर्पस ही यही है कि भाई पैसे अगर इनको जरूरत है तो ये मार्केट से फंड रेस कर सके और आप लोग का भी भरोसा बिल्ड हो जाएगा। इंडिया पहला नहीं है जिसने सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाया, इससे पहले बहुत सारी कंट्रीज है, यूके, कनाडा, ये सारी जो कंट्रीज है, इन लोगों ने ऑलरेडी सोशल स्टॉक एक्सचेंज बिल्ड कर रखे हैं। अब ये फ्रेश जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ये हमारे अब इंडिया में आया। क्लियर बच्चा? चलिए, ये कब आया था? 2022। क्या बहुत पुरानी बात है क्या? नहीं, अभी फ्रेश ही आया है। ठीक है, पहले ये सिलेबस में नहीं था, सिलेबस में इसे फिर एड ऑन किया गया है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं ऑब्जेक्ट, सोशल स्टॉक एक्सचेंज लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? फंड रेज कर सके। ठीक है, दूसरा क्या बच्चा? रेगुलेट कर सके। किसे रेगुलेट कर सके? अनऑर्गेनाइज जो एनपीओ चल रहे हैं, अगर यहाँ लिस्ट होंगे अपने आप को करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे? ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी, चीजें सिस्टमेटिक होंगी, पैसा कहाँ लग रहा है सारी चीजें देख पाएंगे, सुपरवाइज हो पाएगा कि भैया पैसा कहाँ लग रहा है। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज लाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है? पहला ऑब्जेक्ट हमारा है उनको आसानी होगी फंड रेज करने में। ठीक है, वो
ज़्यादा बेटर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और उनका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है हम भी देख पाएंगे, तो हम भी उन्हें है ना भरोसे से फिर पैसा दे पाएंगे कि हाँ सही पर्पज के लिए हम पैसा दे रहे। क्या ये बात समझ में आ रही है? फटाफट लिख लो बच्चों, आ जाइए। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर एज अ पार्ट ऑफ द बजट स्पीच, उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने बोला कि हमें ये लाना है, फिर फाइनली लेकर आए, वो इधर उधर की बातें। ठीक है, आ जाओ। तो ये एक फैसिलिटी है, रेज फंड बाय द सोशल एंटरप्राइजेस। ठीक है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो वॉलंटियर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी एनजीओज है। एनजीओज क्या होते हैं बच्चा? एनजीओज का फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जितने भी एनजीओज है वो यहाँ पर जो वॉलंटरी तरीके से है ना समाज का सेवा करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है प्लेटफॉर्म कि यहाँ पे आकर ये फंड रेज कर सकते हैं। चलिए, पूरी हिस्ट्री दे रखी है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग बता के रखा है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि एक सेपरेट सेगमेंट है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का, जो नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, दो नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये अलग से सोशल स्टॉक एक्सचेंज, अलग से कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ये बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ही एक सेगमेंट है, अलग से एक प्लेटफॉर्म है, जहां पे बस कौन आएंगी? एनपीओज आएंगे जो सोशल सोशल काम करना चाहती है। ठीक है, देखो एग्जैक्टली बोलूं तो कौन सी एंटरप्राइजेस आएंगी? जो सोशल एंटरप्राइजेस है, जो सोशल एंटरप्राइज। अब सोशल एंटरप्राइजेस दो होती है, एक एनपीओ होती है और एक होती है एफपी, फॉर प्रॉफिट मेकिंग, कुछ ऐसा टर्म रहता है, रुक जाओ आ जाएगा, फॉर प्रॉफिट। ठीक है, एनपीओ का फुल फॉर्म क्या है? और ये क्या बोल रहे हैं भाई? फॉर प्रॉफिट। मतलब दो तरीके के लोग होते हैं, सोशल एंटरप्राइजेस है। एंटरप्राइजेस कौन सी है? सोशल। एक बोल रही है कि भैया हमारा पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, और दूसरा क्या बोल रही है? हम सोशल काम कर रहे हैं लेकिन हमारा पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना है, तो सोशल। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज, अगर मैं आपसे बोलूं सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक एक्सचेंज है, एक नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, मतलब बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक अलग से प्लेटफॉर्म है, जिसमें रजिस्टर्ड होते हैं। कौन रजिस्टर्ड होते हैं? रजिस्टर्ड होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड, और लिस्ट होती है सिक्योरिटी बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन, उनका रेगुलेशन पे ध्यान रखते हैं। और इसके अलावा नीचे आ जाओ, नीचे बताया जाएगा कि फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कवर होंगी, तो दोनों होती है। ठीक है, आ जाइए। किस पे एप्लीकेबल है ये? किस पे एप्लीकेबल है? इन्होंने कहा क्योंकि ये अमेंडमेंट से आया है, 2022 में आया है, तो आईसीडीआर हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर है अलग से हम पढ़ेंगे सेबी आईसीडीआर। सेबी आईसीडीआर में 10th ए अलग से इंसर्ट किया गया है। ठीक है, 10th चैप्टर ए अलग से इंसर्ट किया गया है और इसे लेकर आए हैं। उसमें बता के रखा है कि ये किस किस पे लगेगा। उन ऑर्गेनाइजेशन पे लगेगा जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है, लेकिन वो बस अपने आप को सोशल स्टॉक एक्सचेंज में क्या कर रही है? रजिस्टर्ड। वापस हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, किस किस पे एप्लीकेबल है? कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करना चाहती है? अपने आप को रजिस्टर करना चाहती है, लेकिन मार्केट से फंड रेज नहीं करना चाहती, फंड है उनके पास, लेकिन रजिस्टर करने से पीछे उनका लॉजिक क्या है? कि वो क्या हो जाए? ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, फॉर्मल हो जाए, लोगों का भरोसा इसमें बना रहे। क्योंकि अगर वो अपना रजिस्टर्ड करेगी तो सारे डॉक्यूमेंट पब्लिकली अवेलेबल है, उन्हें फंड की जरूरत नहीं है, बस वो अपने आप को सिस्टमैटिकली फॉर्मल तरीके से काम करने के लिए अपने आप को बस रजिस्टर करे। हाँ मर्जी है ना, ले लो, लेकिन वो कह रहे कि अभी हमारा पर्पस फंड रेज करना है, पैसा हमारे पास बहुत है, बस हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं ताकि लोगों का भरोसा बना रहे, हम फॉर्मल तरीके से काम करें, हम स्ट्रक्चर तरीके से काम करें। फॉर एग्जाम्पल कंपनी, कंपनी तो बनाओ ना, ऑप्शन है ना, अपना पैसा रिलीज भी कराना, अपना पैसा लगाना तो अपना लगाओ, कौन कहता है जनता से जाके लो? जरूरत होगी तो लेना, जरूरत नहीं है तो खुद ही करो ना। प्राइवेट कंपनी क्या है? अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करती है ना। लेकिन उन्हें अगर जनता से पैसा लेना है तो अपने आप को कन्वर्ट करके पब्लिक कर लो, फिर जनता से रेस करो। लेकिन क्या सबको पब्लिक कंपनी बन के जनता से पैसा ही इकट्ठा करना है क्या? नहीं। बहुत सारी कंपनी अपने आप को पब्लिक कंपनी बना लेती है, लेकिन क्या हमेशा आईपीओ लेकर आती है? क्या सारी कंपनी आईपीओ लेकर बैठी है? नहीं। जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, अभी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ हमने अपने आप को कंपनी के रूप में काम किया। हम चाहे तो पार्टनरशिप फर्म में भी काम कर सकते हैं। जब मुझे जनता से पैसा नहीं चाहिए तो मैं पार्टनरशिप फर्म बनाऊं। क्यों बना रही हूँ कंपनी? कंपनी बनाने के पीछे मेरा लॉजिक क्या है? सिस्टमैटिकली काम करूं। कंपनी बनाने के पीछे मेरा लॉजिक है सिस्टमैटिकली काम करो, जरूरत पड़ेगी तो ले भी लेंगे, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। सेम हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज में अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को क्या करें? रजिस्टर्ड करें। तो ये जो पूरे रूल्स रेगुलेशन है सोशल स्टॉक एक्सचेंज के, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन कौन फॉलो करेगा? वो जिसने क्या कर रखा अपने आप को ओनली रजिस्टर्ड, वो एनपीओ जिसने अपने आप को क्या कर रखा? ओनली रजिस्टर्ड। वो भी एनपीओ जो रजिस्टर्ड भी करना चाहता है और मार्केट से फंड रेज भी करना चाहता है, जो कह रहे कि भैया आते हैं मेरे को आईपीओ लेकर आना है, जैसे बोलते हैं ना, तो भैया हमें मार्केट से फंड भी रेस करना है, रजिस्टर्ड भी करना पड़ेगा। मतलब आपको पहले रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा, बिना रजिस्ट्रेशन के आप मार्केट से पैसा नहीं उठा सकते।
ठीक है, तो कुछ लोग आते हैं बस रजिस्ट्रेशन करने और कुछ लोग आते हैं फंड रेज करने, लेकिन फंड रेज करने के लिए भी पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। क्या दो बातें समझ में आ गई? तीसरी बात, फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस है, ये सोशल एंटरप्राइजेस, लेकिन इनका काम क्या है, प्रॉफिट भी कमाना है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या करेंगे, आइडेंटिफाइड, हम उन प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस की बात करें जो आइडेंटिफाइड हुए कि हाँ ये सोशल एंटरप्राइजेस है, ये समाज के लिए काम करती हैं। तो सोशल एंटरप्राइजेस की अगर मैं बात करूं तो सोशल एंटरप्राइजेस दो हैं, एक है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है और एक है जो क्या कर रही है, जो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, तो दोनों कवर होंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो सेबी आईसीडीआर के रेगुलेशन 10A जो नया इंसर्ट हुआ है ये किस किस पे एप्लीकेबल है, तो ये एप्लीकेबल होती है 3 पे, देखा जाए तो 2 ही है, देखा जाए तो 2 है। वो 2 क्या है, एक क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट और फॉर प्रॉफिट। अब इसके अंदर 2 क्राइटेरिया इन्होंने बता दिए, इन्होंने क्या बता दिया, एक वो है जो बस क्या कर रही है, रजिस्ट्रेशन, इसे मार्केट से फंड रेज नहीं करना, एक वो है जो रजिस्टर प्लस क्या करना चाहती है, रेस फंड। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का? डिटेलिंग यहाँ नहीं, आईसीडीआर में डिटेल में पढ़ेंगे, इंसर्ट कर रखा है यहाँ, इंट्रोडक्शन दे रखा है। चलिए, कुछ एलिजिबिलिटीज बताइए। सोशल एंटरप्राइजेस कौन है? सोशल एंटरप्राइजेस वो है जो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है और जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही, सेम जो अभी ऊपर बताए। ठीक है, जो नहीं कर रही है प्रॉफिट के लिए काम, उसका नाम क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और जो कर रही है फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस। ठीक है, आइडेंटिफाइड सोशल काम कर रही है, काम है सोशल, या तो प्रॉफिट बना रही है या तो प्रॉफिट नहीं बना रही। ठीक है, चलिए, इनका हमेशा काम जो भी होगा वो सोशल इंटेंशन होगा, इंटेंट, सोशल इंटेंशन होगा। सोशल इंटेंशन से मतलब क्या है, वो ये सारी एक्टिविटीज कर रही हो। तो फटाफट ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, सब एक लाइन में समझ में आ जाएगा, स्टार्टिंग की लाइन से समझ में आए। क्या लिखा है, इरेडिकेट मतलब क्या करना, खत्म करना, रिमूव करना, गरीबी खत्म करना, भुखमरी खत्म करना। प्रमोट करना क्या, हेल्थ केयर। प्रमोट करना क्या, एजुकेशन। देन क्या लिखा है, एम्प्लॉयबिलिटी, लाइवलीहुड। प्रमोट करना क्या, जेंडर इक्वालिटी। प्रोटेक्ट करना क्या, अपने नेशनल हेरिटेज को, आर्ट को, कल्चर को। ट्रेनिंग देना, प्रमोट कर सके, ताकि हम किसे प्रमोट कर सके, रूरल स्पोर्ट्स को। सपोर्ट करें किसको, इंक्यूबेटर्स। क्या होते हैं इंक्यूबेटर्स, स्टार्टअप कंपनीज के लिए एक स्टडी सेंटर बना के रखा है ना, कि यहाँ पे आके आप अपने बिजनेसेस देखेंगे। ठीक है, सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिंग करेंगे क्या, अदर प्लेटफॉर्म दैट स्ट्रेंथिंग दी नॉन प्रॉफिट इकोसिस्टम। खड़े रहना बच्चों, बैठना नहीं। ठीक है, चलो, प्रमोट करेंगे क्या, प्रमोट करेंगे लाइवलीहुड्स फॉर द रूरल एंड द अर्बन पुअर। देन स्लम एरिया डेवलपमेंट। फिर क्या लिखा है, क्या करेंगे, प्रमोट डिजास्टर मैनेजमेंट। देन प्रमोट करेंगे किसको, फाइनेंशियल इंक्लूजन को। फैसिलिटी देंगे किसको, लैंड प्रॉपर्टी एसेट्स जो कि डिसएडवांटेज कम्युनिटीज की हैं। ठीक है, ब्रिजिंग मतलब कनेक्ट करेंगे। डिजिटल डिवाइड, आज की डेट में आप खुद देखो बच्चा, इंटरनेट आ गया है, डिजिटल इंडिया हो गया है। ठीक है, प्रमोट करेंगे वेलफेयर फॉर दी माइग्रेट। माइग्रेट मतलब वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, एनी अदर एरियाज, ये सारे एरियाज हैं जो बताते हैं कि भैया आप इन सारे एरियाज में काम करो। अगर आप इन सारे एरियाज में काम करो तो आप हमारे लिए क्या हो, एक तरीके से सोशल एंटरप्राइजेस। अब आप प्रॉफिट के लिए भी काम कर सकते हो और नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए भी हो सकते हो। क्या ले रहा बच्चा, कहाँ के कौन सा वाला पॉइंट, इकोसिस्टम समझते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है, इको फ्रेंडली की बात हो रही है। ठीक है, इको फ्रेंडली की बस बात हो रही है, जो मैंने ये पहना भी हुआ है। ठीक है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज समझ में आ रहा है? अभी हमने क्या क्या पढ़ा फटाफट, सोशल स्टॉक एक्सचेंज का एक रूल्स रेगुलेशन है सेबी का। सेबी का रूल्स रेगुलेशन कौन सा बच्चा, सेबी के आईसीडीआर है, अलग से एक चैप्टर एड ऑन हुआ, पहले नहीं था। चैप्टर 10 था, अब चैप्टर 10 ऑलरेडी था, चैप्टर 10 ऑलरेडी था। अब जो नया आया है वो क्या आया है, ए, जो कब आया, 2022 में ही आया है। ठीक है, चलिए, फिर उन्होंने बोला किस किस में एप्लीकेबल है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो बस अपने आप को रजिस्टर्ड करे, उनको ये रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड और फंड रेस। फिर क्या है बच्चा, नॉट फॉर प्रॉफिट, सॉरी फॉर प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन उनको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सोशल एंटरप्राइजेस है कि नहीं। अब सोशल एंटरप्राइजेस है कि नहीं ये इससे पता चलेगा। ये सारे पॉइंट्स में से अगर आप कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हो तो हम मान लेंगे कि भैया आपका, आपकी जो कंपनी है वो क्या बच्चा, एक तरीके से सोशल एंटरप्राइजेस है। अब अंदर की डिटेलिंग डिसाइड करवाएगी कि आप प्रॉफिट के लिए काम करते हो या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, चलो कंटिन्यू बी पॉइंट। जो सोशल एंटरप्राइजेस है ये टारगेट करता है, किसको टारगेट करता है बच्चा, देखो उसमें लिखा है
अनरिजर्व या फिर क्या लिखा है लेस प्रिविलेज पॉपुलेशन, एक ही बात है, ठीक है, दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हो। मतलब हम उनको बचाना चाहेंगे ना जो लुप्त हो रहे, जो खत्म हो रहे, जिनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, बेनिफिट्स नहीं है, ठीक है, तो लेस प्रिविलेज पॉपुलेशन सेगमेंट को करता है या फिर उस रीजन को करता है, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल एंटरप्राइजेस एटलीस्ट 67%, कितना बच्चा 67% ऑफ इट्स एक्टिविटी फॉलोइंग। मतलब सोशल एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होती है जिसका कितना परसेंट, 67%, ये सारी वो एक्टिविटीज में एंगेज हो। कौन सी एक्टिविटी, आ जाओ। पहला, एटलीस्ट 67% हम पिछले 3 साल देखेंगे। जिस साल में आप आ रहे हो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करने, यहाँ से पिछले 3 साल हम देखेंगे। आपके 3 साल की जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में से एवरेज जो आपका रेवेन्यू है वो आना चाहिए एलिजिबल एक्टिविटीज, जो भी हमने ऊपर पढ़ा। ऊपर हमने पूरी लिस्ट पढ़ी, किस चीज की लिस्ट पढ़ी, एलिजिबल एक्टिविटीज। तो उन एलिजिबल एक्टिविटीज में से ही आपका रेवेन्यू अर्न हो रहा हो एटलीस्ट कितना, 67%। बाकी किसी और में हो रहा है तो चलेगा, लेकिन मिनिमम 67% तो इसमें से आना चाहिए। कंटिन्यू, एटलीस्ट 67% पिछले 3 साल में क्या देखा जाएगा। पहला पॉइंट बोलता है रेवेन्यू, दूसरा पॉइंट बोलता है सारी सेम चीजें, एक्सपेंडिचर खर्चा इन्हीं में हो रहा हो। नेक्स्ट, एटलीस्ट 67% जो आपके जो भी है ना, एवरेज टोटल कस्टमर बेस जो आपका होगा, जो आपने क्लाइंट बेस बनाया, आप बिजनेस कर रहे हो ना, ठीक है, जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो, तो आपका 67% जो बेस होगा वो ऊपर की जो एक्टिविटीज है उसी पे क्लाइंट बेस, कस्टमर बेस आपका होना चाहिए। तो इन शॉर्ट परसेंटेज एक ही, वो परसेंटेज क्या है, 67%। पिछले 3 साल में ही देखना है, 3 साल 3 साल, ठीक है, और पिछले 3 साल, पिछले 3 साल में आपका एवरेज रेवेन्यू बोलो, एवरेज एक्सपेंडिचर बोलो, या फिर एवरेज टोटल कस्टमर बेस बोलो। लेकिन यहाँ इन्होंने कुछ भी रेगुलेशन नहीं दिया है, रेगुलेशन बहुत कम दिए। मेन रेगुलेशन जो आप पढ़ने वाले वो चैप्टर आईसीडीआर में, अभी आपका बस इंट्रोडक्शन चल रहा है। ये आपको क्या समझा रहे हैं कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक सोशल एंटरप्राइजेस के लिए बना हुआ अलग से प्लेटफॉर्म है, जिसमें ये सारी कंपनीज अपने आप को क्या करवाती है, लिस्ट रजिस्ट्रेशन। लिस्ट रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ये क्या है, आपकी एलिजिबिलिटीज है, ठीक है। एलिजिबिलिटीज में उन्होंने क्या बोल दिया, भैया सोशल एंटरप्राइजेस होना तो 67% ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपका लिस्ट होगा, तो आप यहाँ पे फंड कर पाओगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्लियर है बच्चों। बी पॉइंट, खर्चा, आपका खर्च ये वाला भी। चलो, ये क्या बोल रहा है, मेन बोलूं तो इसमें क्या बातें बोल रखी है। सोशल एंटरप्राइजेस का मेन काम क्या होगा, किसको प्रोटेक्ट करना, किसको बचाना, जिनको कोई नहीं देखता, जिनको कहीं इज्जत नहीं मिलती, जिनके फायदे के लिए कोई काम नहीं करता, उनके लिए आपको काम करना है, दैट्स इट। प्रिविलेज्ड मतलब क्या होता है, प्रिविलेज मतलब जिसके पास सब कुछ है और इसके आगे लेस लग गया, मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके लिए काम करना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, कॉर्पोरेट फाउंडेशन। अब देखो यहाँ पे उन्होंने कुछ लिस्ट दे रखी है, इन्होंने बोला भैया ये सब ये नहीं है, ये नॉट एलिजिबल एज आइडेंटिफाइड एज सोशल एंटरप्राइजेस, ये सब सोशल एंटरप्राइजेस नहीं है। कौन कौन नहीं है, पहला कॉर्पोरेट फाउंडेशन, कॉर्पोरेट फाउंडेशन बच्चा ये नहीं है सोशल एंटरप्राइजेस, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये करती है, समाज के लिए काम करती है, लेकिन क्या ये सोशल एंटरप्राइजेस है क्या, नहीं, ठीक है, उनसे उनका स्वार्थ है, उनसे उनका फायदा है, ठीक है। तो पॉलिटिकल हो गया, रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एक्टिविटीज, प्रोफेशनल या फिर ट्रेड एसोसिएशन अगर आप बनाते हो, कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन, कोई ट्रेड, जैसे सांची है ना, सांची बोल रहे हो, जैसे सारे के सारे मिल्क वाले जितना भी प्रोडक्शन उन्होंने अपना ग्रुप बना दिया, ज्वेलर्स ने अपना ग्रुप बनाया, तो ये ट्रेड एसोसिएशन कहलाता है ना। बिजनेस के लिए आपने अपना एक अगर ग्रुप बनाया है तो ये आपका कोई भी सोशल एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में नहीं आता। तो क्या क्या नहीं आता, कॉर्पोरेट फाउंडेशन नहीं आते, पॉलिटिकल, रिलीजन, या फिर प्रोफेशनल, या फिर ट्रेड एसोसिएशन, या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर कोई भी हाउसिंग कंपनी, एक्सेप्ट ये आते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग से मतलब क्या है, कुछ हाउसिंग होती है जो अफोर्डेबल, आपने कभी देखा होगा कि कुछ छोटे मोटे घर है जिनके लिए हमने कह दिया कि भैया गरीबों के लिए हम ये अफोर्ड कर सके, उनके लिए ये फैसिलिटी हमने प्रोवाइड कर रखी है, ये ट्रस्ट ने, चैरिटी ने कुछ ये फैसिलिटी दे रखी है कि आप ये अफोर्डेबल घर खरीद सको। तो इनको छोड़कर बाकी सारी चीजें, ये हाउसिंग की बात हो रही है, कुछ हाउसिंग कंपनीज है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी हाउसिंग लोन वगैरह ये सब प्रोवाइड करती है, ठीक है, ये किस में कवर नहीं होगी, सोशल एंटरप्राइजेस में कवर नहीं होगी। लेकिन इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग, आपने कभी देखा होगा कि प्लॉटिंग एरिया जब कभी बिकता है, कोई एक प्लॉट एरिया होता है, तो उसमें ना लोअर इकोनॉमिक क्लास के लिए अलग से कैटेगरी बनाई जाती है, सुना है क्या, अलग से छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं, बड़े बड़े घर दिख रहे रहते हैं, अचानक से आपको एक छोटे छोटे घर दिख जाते हैं। वो छोटे छोटे घर क्यों दिख रहे होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बने रहते हैं कि भैया आपको ये घर गरीबों के लिए भी देना है,
ये सोसाइटी नो डाउट बड़े लोगों के लिए है, लेकिन इसका एक छोटा सा सेगमेंट यूज होगा, किसके लिए होगा बच्चों? गरीबों के लिए भी। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि गरीब भी स्टैंड कर सके, धीरे धीरे फिर वो भी क्या होगा बच्चा? डेवलप होगा। तो हर बड़े जो भी प्रोजेक्ट एरियाज होते हैं उसमें देखना छोटे छोटे घर भी अलग से निकलते हैं, तो वो गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है, इसलिए ये सारी चीजें होती है। तो उन्होंने कहा कि भैया हाउसिंग जितनी भी कंपनीज है वो सोशल एंटरप्राइजेस में नहीं आते, लेकिन आएंगे उसके अंदर का एक चीज, वो कौन से आएंगे? अफोर्डेबल हाउसिंग कवर हो जाएंगे। क्लियर है? तो कुछ नहीं, ये लिस्ट है नेगेटिव और पॉजिटिव के। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है, किसको रजिस्ट्रेशन करवाना है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है। पहला क्या बच्चा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करेगी सोशल स्टॉक एक्सचेंज में बिफोर रेजिंग फंड। फंड रेज करने से पहले, ये जनरल बात बताई, ऊपर भी पढ़ चुके हैं, रिपीट है। पैसा रेज करने से पहले क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन। तो इन्होंने बस बोल रखा है जो भी ओवर द पीरियड आपको टर्म्स एंड कंडीशन बोली जाएगी फुलफिल कर लेना। कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सभी टाइम टू टाइम बताएगा, फॉलो कर लेना। बताया नहीं है, बताया जाएगा चैप्टर आईसीडीआर में। फिर बोला है स्पेसिफाई किया जाएगा कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स रजिस्ट्रेशन की कर लेना। तो इन शॉर्ट कुछ बताया नहीं है, बस उन्होंने बोला कुछ रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स टाइम टू टाइम सभी बताता रहता है, उसे फॉलो करो तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तभी आप फंड रेज कर पाओगे। दैट्स इट। क्लियर है? तो ये पूरा रिपीट है और आगे चल के डिटेल में आएगा, ये कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे होता है आपका क्या खत्म? सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो इन शॉर्ट हमारी इंडिया के इन्होंने अलग अलग क्या बताए हैं? प्लेटफॉर्म्स बताए हैं। एक होता है मेन बोर्ड, दूसरा होता है एसएमई, फिर इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, फिर सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म, अगर सिंपल भाषा में बोलो तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अलग अलग डिपार्टमेंट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अलग अलग डिपार्टमेंट, जिसमें बड़ी कंपनीज आएंगी। बड़ी कंपनीज किसमें आती है? मेन बोर्ड में आती है। छोटी कंपनी किसमें आती है? एसएमई में। जो इनोवेटिव आइडियाज के साथ आती है तो इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, और जो एनपीओ जैसी कंपनीज आती है, या फिर मैं रादर इसमें बोलूं जो सोशल एंटरप्राइजेस होती है, क्योंकि सोशल एंटरप्राइजेस में तो प्रॉफिट मेकिंग भी आ रही है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी आ रही है। बात समझ में आ गई? ठीक है। और ये बनाने के पीछे सीधा लॉजिक ये है कि भाई आप भी भरोसे से आप पैसा दे पाओगे। क्यों? क्योंकि अब ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पैसा कहाँ लग रहा है, तो आपको भी दिक्कत नहीं जाएगी कौन सच कौन झूठ, सच्ची अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड है तो। ठीक है, चलिए ये टॉपिक ओवर। नेक्स्ट सेटिंग बताओ क्या है? अजय, समझे मार्जिन? मार्जिन समझने से पहले कुछ बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। आ जाइए। सबसे पहले आप ट्रेडिंग करने उतर रहे हो, तो ट्रेडिंग करने के दो तरीके। ट्रेडिंग करने के कितने तरीके? दो। एक है कैश और दूसरा क्या होगा? क्रेडिट। एक होता है कैश और दूसरा क्या होगा? क्रेडिट। उसे हम बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग। ये क्रेडिट ही है, ये क्रेडिट ही है। ठीक है। मुझे रिलायंस के शेयर्स चाहिए, तुरंत मैंने पैसा दिया और आ गया मेरे अकाउंट में शेयर्स, तो इसे कैश ट्रेडिंग बोलूंगी। कैश ट्रेडिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, T+2 का कॉन्सेप्ट है। ये 2 दिन में मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, मेरे डिमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज आ जाएंगी। दैट वाज कैश ट्रेडिंग। तो हम कैश ट्रेडिंग करते हैं। तो भाई हम तो भैया ठहरे रिटेलर्स। ठीक है, हम रिटेलर्स हैं, हम कैश ट्रेडिंग ही करेंगे। पैसा है तो खरीदेंगे, पैसा नहीं है तो नहीं खरीदेंगे। लेकिन एक होती है क्रेडिट ट्रेडिंग, लेकिन इसे टेक्निकली क्रेडिट ट्रेडिंग नहीं बोला जाता है। समझाने के लिए मैंने आपको उसको क्रेडिट ट्रेडिंग बोला, टेक्निकली इसे क्या बोला जाता है? मार्जिन ट्रेडिंग। ठीक है। ये होता क्या है? बैंक से जाके जैसे मैंने लिया लोन, बैंक से क्या लिया मैंने? लोन। मुझे सिक्योरिटीज खरीदनी है, मुझे क्या खरीदनी है? सिक्योरिटीज। बैंक से लिया मैंने लोन। भैया लोन लिया, लोन लेकर क्या बोला मैंने? कि मुझे सिक्योरिटीज खरीदनी है। तो कहते हैं कि भैया कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। गिरवी रखना पड़ेगा, लोन ऐसे कौन दे रहा है भाई? कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। मेरा लोन नहीं चुका पाए तो मैं क्या करूंगा? जो आपने कोलेट्रल सिक्योरिटी जो गिरवी रखी है उसे हम बेच के अपने पैसे की क्या करेंगे? रिकवरी। ठीक है, चलो। तो मार्जिन ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग, ये सारी की सारी ट्रेडिंग जो होती है वो किस बेस में होती है भैया? बीच में होता है एक ब्रोकर, बीच में होता है एक ब्रोकर। ब्रोकर के दम पे ये सारी ट्रेडिंग होती है। कैश ट्रेडिंग में तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोकर बोलेगा भैया मेरा एक कमीशन बनता है, ब्रोकरेज बनता है, ये देना, खत्म। मार्जिन ट्रेडिंग एक तरीके से उधारी वाली ट्रेडिंग है। ठीक है। तो ये जो ब्रोकर होता है ना, इसी को हम अप्रोच करते हैं। यही वो ब्रोकर है जो हमें लोन देने का काम कर रहा है। मुझे मार्जिन ट्रेडिंग करनी है, मैंने अपने ब्रोकर को अप्रोच किया, मैंने ब्रोकर को बोला कि मुझे इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शेयर्स कितने के हैं? 10,000 के। शेयर्स कितने के हैं? 10,000 के। 10,000 के शेयर्स है, 10,000 के शेयर्स है। पूरा तो लोन बैंक भी नहीं देती है। मुझे अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो क्या 1 करोड़ का लोन दे देगी? बिल्कुल नहीं। रेशियो रहता है उनका कि भाई हम 50% फाइनेंस करेंगे, 60 करेंगे, ऐसा रेशियो रहता है, या 40 करेंगे, 30 करेंगे, उनकी मर्जी। ठीक है। सेम 10,000 की सिक्योरिटी मुझे खरीदनी है, लेकिन पूरा पैसा मुझे नहीं लगाना है। तो मैंने ब्रोकर को अप्रोच किया और मैंने बोला कि भैया थोड़ा सा उधार दे दे। वो मेरे बिहाफ में क्या करेगा बच्चा? पेमेंट करेगा। मैंने बोला मैं अपनी 6,000 की पेमेंट करूंगी, बाकी का 4,000
बाकी का 4,000 कौन पे कर रहा है? ब्रोकर। बाकी का 4,000 कौन पे कर रहा है? ब्रोकर। ठीक है, ब्रोकर इस चीज के ब्रोकरेज भी लेता है, अपना कमीशन भी लेगा। ठीक है, चलिए। लेकिन ब्रोकर को भी तो टेंशन है, ब्रोकर को भी तो टेंशन है। क्या टेंशन है? कि भैया मेरा पैसा रिकवर होगा कि नहीं होगा। तो वो क्या करेगा? गिरवी रखेगा। गिरवी क्या रखेगा? ये जो 10,000 की सिक्योरिटीज है जो उसके डीमैट अकाउंट में आ गई है, डीमैट अकाउंट में क्या आ गई है? 10,000 की सिक्योरिटी। ठीक है, मेरा पैसा कितना लगा था? मेरा पैसा कितना लगा था? 6,000। उस ब्रोकर का पैसा कितना लगा था? उसने मुझे उधारी कितने की दी थी? 4,000 की उधारी। ठीक है, डीमैट में कितने के शेयर्स रखे हैं? 10,000 के। ये 10,000 की जो सिक्योरिटी है ये हो जाएगी गिरवी, ये हो जाएगी कोलेट्रल। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये किसके पास गिरवी हो जाएगी? उसी ब्रोकर के पास, उसी ब्रोकर के पास। ब्रोकर बोलेगा भैया 10,000 की सिक्योरिटी गिरवी है, जब तक तू मेरे 4,000 ना दे दे। ठीक है, अब मार्केट में अप्स डाउन तो चलते रहते, बोलो हाँ होता है ऐसा। मार्केट में प्राइस हो गई लेस, ये 10,000 की जो सिक्योरिटी है वो पहुंच गई 2,000। किसकी धड़कनें बढ़ जाएगी? ब्रोकर की। कि भैया जो शेयर्स गिरवी रखे थे 10,000 के, मैंने सोचा था नहीं चुका पाएगा तो उसको बेच कर अपने 4,000 वसूल कर लूंगा ना। बिक जाते ना 10,000 की चीज, 10 में बिक जाती, 4,000 वसूल करता, बाकी 6 दे देता। लेकिन भैया वो मार्केट में शेयर इतने अप्स डाउन होते हैं कि सिक्योरिटी की प्राइस क्या हो गई? 2,000 हो गई। समझ में आ रहा है? धड़कने किसकी बढ़ गई? हमारी ब्रोकर की। अब भैया 2,000 की चीज वो कह रहा है भैया मैं बेचूंगा तो 2,000 ही मिलेगा, तो बाकी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो वो तुरंत बोलेगा रुक जा, तेरी ट्रेडिंग में रोक रहा हूँ। वही है ना ब्रोकर, वही डील कर रहा है ना, वो कह रहा है रुक जा, तुझे मैं पॉज कर रहा हूँ, तुझे मैं आगे अभी बिजनेस नहीं करने दूंगा, मार्केट से शेयर खरीदने नहीं दूंगा। कॉल करेगा, इतना पैसा शॉर्ट हो गया है। हमेशा ट्रेडिंग की क्लोजिंग डेट में वो देखेगा, आज के एंड में देखेगा कि भैया ये 10,000 की वैल्यू 2,000 हो गई है, मेरी टेंशन बढ़ गई है। कॉल करके तुरंत बोलेगा कि भैया या तो मेरे 4,000 तक के पैसे दे दे, रिटर्न कर, नक्की कर, छोड़ ये सारी चीजें, मैं उधारी नहीं कर रहा हूँ, उधारी बंद कर रहा हूँ। या फिर क्या कर? मेंटेन कर। कितना मेंटेन कर? उधारी कितने की है? 4,000 की। सिक्योरिटी अभी कितने की है? 2,000 की। तो मेंटेन करना पड़ेगा, कितना मेंटेन करना पड़ेगा? 2,000 और मेंटेन करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो बच्चा ये एक तरीके से मार्जिन लेके चल रहा है। क्या लेके चल रहा है ब्रोकर? मार्जिन लेके चल रहा है कि भैया इतना तो रखना पड़ेगा, इतना मार्जिन तो मैं लेके चलूंगा, नहीं तो मुझे लॉस हो जाएगा। बीच बीच में वो देखेगा। अब समझ लो सिक्योरिटी के रेट बढ़ गए तो इसके तो बल्ले बल्ले है, ये तो खुश होगा भैया गिरवी रखा है। 2,000, 4,000 मेंटेन करने को कह रहा है वो। नहीं नहीं, उसने कहा कि भैया ये जो 2,000 है, 2,000 की वैल्यू हो गई थी, तो इसने क्या बोला था? मेरी उधारी 4,000 की है, तो एक काम कर, या तो मुझे पैसे दे दे, मेरे पूरे 4,000 पैसे दे, और अपने 2,000 की जो सिक्योरिटी गिरवी थे उसको फ्री कर ले, अपने पास रख, मैं अब तेरे से कोई उधारी नहीं रखना चाहता हूँ, मैं अपना खाता बंद करवा रहा हूँ तेरे से। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? या तो वो क्या कहेगा कि तू चाहता है कि मैं आगे भी तेरे साथ कंटिन्यू रहूं, तो या तो मुझे क्या कर दे, बस 2,000 दे दे। क्या ये बात समझ में आ रही है? 2,000 दे दे, 2,000 कैश दे दे, या तो 2,000 की सिक्योरिटी रख दे, वो जैसे टर्म्स एंड कंडीशन आपस में डिसाइड हो जाए। तो एक तरीके से वो अपने पैसे को क्या कर रहा है, अपनी उधारी को क्या कर रहा है? मेंटेन कर कर रख रहा है। मार्केट में शेयर्स अप डाउन हो रहे उसके हिसाब से। आप होंगे तो टेंशन वाली बात नहीं है। 10,000 के शेयर्स, 10,000 के शेयर्स भैया 15,000 के हो जाते हैं। 10,000 के शेयर्स कितने हो जाते हैं? 15,000। तो भैया दम बढ़ जाएगी मेरी कि भाई सुन ना, गिरवी तो 10,000 है, मुझे और पैसे दे दे, और उधारी दे दे। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ब्रोकर ऐसे खेलते हैं। तो यस, हमें नॉलेज अभी जो भी है वो किसका है? कैश ट्रेडिंग का है। ऐसे ही क्या होती है? मार्जिन ट्रेडिंग होती है। तो मार्जिन ट्रेडिंग एक तरीके से क्या होती है? उधारी वाली ट्रेडिंग होती है। ये उधार देने का काम कौन करता है? ब्रोकर करता है। ब्रोकर बदले में क्या लेता है बच्चा? उसकी फीस कमीशन तो लेगा, लेकिन हाँ साथ में वो क्या करेगा? सिक्योरिटी भी गिरवी रखेगा। वो सिक्योरिटी वही शेयर्स खरीदी हुई, ठीक है, लेकिन अगर वो कम होती है, ज्यादा होती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उस मार्जिन को मेंटेन करने का ट्राई करता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा मार्जिन ट्रेडिंग। क्लियर है बच्चा? एक और बार, क्या समझ में आया? डाउट मुझे बता, अगर फिर से आएगा तो ये रिपीट होने वाला है। ठीक है, वापस आओ। अब बच्चा, मैंने आपको एक कैश ट्रेडिंग बताई, एक बताई मार्जिन ट्रेडिंग, ठीक है। और बच्चों समझना, तुम लोग के डाउट दो टाइप के डाउट होते हैं। एक डाउट होता है याद नहीं हुआ, और एक डाउट होता है समझ नहीं आया। तो क्या कैसा डाउट है? समझ नहीं आया, तो अब समझ में वापस से आ जाए क्योंकि रिपीट होगा। ठीक है, चलो। एक मैंने बताया कैश ट्रेडिंग, एक मैंने बताया मार्जिन ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग क्या है? कैश ट्रेडिंग एक तरीके से कैश अकाउंट हो गया, ठीक है। एज द नेम ऑफ द सजेस्ट, इज अ टाइप ऑफ अकाउंट इन विच यू पे द फुल अमाउंट फॉर द स्टॉक यू बाय। कैश ट्रेडिंग क्या है? जिसके लिए आपने क्या किया? पूरा का पूरा कैश दिया, शेयर्स खरीद लिया, खत्म, दैट इज कैश ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग क्या है?
मार्जिन ट्रेडिंग में एक मार्जिन अकाउंट मेंटेन होता है, ऑन द अदर हैंड इज द अकाउंट फॉर विच योर, ये ब्रोकर इधर आ गया, ठीक है, योर ब्रोकर, ब्रोकर से उधारी लेते, ब्रोकर लैंड यू मनी टू बाय स्टॉक, वो हमें उधार देता है ताकि मैं 10,000 की सिक्योरिटी खरीद सकूं मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, चलो। दी ब्रोकरेज यूज योर अकाउंट, वो क्या करेगा भैया, एज अ ब्रोकरेज क्या करेगा, आपके अकाउंट को यूज करेगा एज अ कोलेट्रल, ठीक है, थोड़ा इधर उधर शिफ्ट हो गया, एज अ कोलेट्रल, जो अकाउंट रखा वो 10,000 की सिक्योरिटी रखी उसे क्या रखेगा, गिरवी रखेगा, फॉर दैट लोन जो उसने उधारी दिए थे। मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग उसने कितने का उधार दिया था, 4,000 का, गिरवी क्या रखा, कोलेट्रल क्या रखा, 10,000 की सिक्योरिटीज, ऑन विच, ठीक है, जिसमें क्या होगा बच्चा, इंटरेस्ट टू योर ब्रोकर, उसका इंटरेस्ट ही है ना एक तरीके से कि भैया नहीं दे पाए तो भैया मैं इसे बेच के करूंगा, लेकिन ये अप डाउन होगी तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करवाएगा, मेंटेन करवाएगा। तो दो टाइप के होते हैं मार्जिन, दो टाइप के होते हैं मार्जिन, कितने टाइप के होते हैं, दो, एक कहलाता है इनिशियल मार्जिन और एक होता है मेंटेनेंस मार्जिन। फर्स्ट टाइम मैंने 4,000 लिया, मेरे एग्जाम्पल में जाना बच्चा, फर्स्ट टाइम जब मैंने 4,000 लिया था उसे क्या मैं बोल सकती हूँ, इनिशियल मार्जिन, फर्स्ट टाइम दिया। इनिशियल मार्जिन एक मिनिमम अमाउंट होता है एज अ परसेंटेज ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन डिफर करेगा, मैंने 10,000 की सिक्योरिटीज खरीदने के लिए 4,000 लिया, आप कुछ और लोगे, ठीक है। तो इनिशियल मार्जिन एक मिनिमम अमाउंट होता है जो इनिशियल स्टेज में दिया जाता है ट्रांजैक्शन वैल्यू बेस में, गिवन बाय दी, है ना, गिवन बाय क्लाइंट टू ब्रोकर बिफोर एक्चुअल परचेज, जब वो एक्चुअल में शेयर्स खरीदने जाता है, जब मैं एक्चुअल में 10,000 के शेयर्स खरीदने जा रही थी तो 4,000 जो दिया गया था वो है हमारा इनिशियल मार्जिन। यहां तक चीजें क्लियर है। अब आ जाओ, मेंटेनेंस क्या बताया था, जब मार्केट में शेयर की वैल्यू कम हो गई थी, फ्लैक्चुएट हो गया था। मेंटेनेंस मार्जिन एक मिनिमम अमाउंट होता है, कैलकुलेट किया जाता है एज द परसेंटेज ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, मार्केट वैल्यू को ध्यान पे रखकर जब एक कैलकुलेशन होती है, जो मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 10,000 की शेयर की वैल्यू 2,000 हो गई थी, एज ऑन कब देखा जाता है, लास्ट ट्रेडिंग डे क्लोजिंग प्राइस, जब भी ट्रेडिंग होगी उसके आखिरी वाले दिन में हम देखेंगे भैया मार्केट में उसका क्या अप डाउन हुआ, ये ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये देखे, ठीक है। टू बी मेंटेन बाय द क्लाइंट, क्लाइंट को मेंटेन करके रखना है, कहां पर, ब्रोकर, क्योंकि ब्रोकर फोन करके उससे पैसे मांगेगा, उसे ये देना पड़ेगा, अगर वो नहीं देगा तो क्या करेगा, सिक्योरिटीज बेचेगा, अब उसका फायदा भी हो सकता है इसमें, लॉस भी हो सकता है, ठीक है, ये लॉस होगा 2,000, ठीक है, तो इसीलिए वो बीच बीच में कॉल करेगा और जब तक वो पैसे नहीं देगा तो उसको आगे मार्केट में ट्रेड भी करने देगा नहीं। क्लियर है, समझ में आया, कहाँ फंसी गाड़ी, तू मुझे गाड़ी फंसी कहाँ ये तो बता, चलो कोई बात नहीं, फिर से रिपीट होगा, फिर समझ लेना। मार्जिन पहले समझ में आ गया, कैश होता है और एक होता है क्रेडिट, उस क्रेडिट को टेक्निकली क्या बोला जाता है, मार्जिन ट्रेडिंग। चलिए, द एडवांस पेमेंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ट्रांजैक्शन, जब हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो एडवांस पेमेंट किया जा रहा है, एडवांस पेमेंट कौन कर रहा है बच्चा, वो ब्रोकर जो हमें दे रहा था, ठीक है। चलो, द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट अ ब्रोकर या फिर लेंडर बोलो एक्सटेंड टू द कस्टमर फॉर द स्टॉक परचेज, जो वो हमें फैसिलिटी दे रहा है ताकि मैं क्या कर सकूं, मार्केट से शेयर खरीद सकूं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिन, ठीक है। अब दो टाइप होते हैं, एक होता है इनिशियल और एक होता है मेंटेनेंस। चलिए, इनिशियल क्या होता है, इनिशियल बोलता है, ये सेम बातें हैं बच्चा जो मैं वहां पढ़ा चुकी हूँ। इनिशियल एक तरीके से क्या है, मिनिमम अमाउंट है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो आप 10,000 की सिक्योरिटीज खरीदे उसके बेस में दिया गया 4,000 रुपए मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, प्लेस बाय द क्लाइंट विद द ब्रोकर बिफोर द एक्चुअल परचेज, ब्रोकर में एडवांस द बैलेंस अमाउंट मिट फुल द सेटलमेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है, वो उधारी देते हैं वही 4,000 ताकि आप पूरे 10,000 की सिक्योरिटी खरीद सको। मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस एक मिनिमम अमाउंट होता है जो मार्केट वैल्यू के बेस पे कैलकुलेट किया जाता है, कब कैलकुलेट करते हैं, लास्ट ट्रेडिंग डे क्लोजिंग प्राइस और टू मेंटेन बाय द क्लाइंट विद द ब्रोकर। नीचे कंटिन्यू, अगर ये जो डिपॉजिट है, क्लाइंट का डिपॉजिट है, वो क्लाइंट का डिपॉजिट कितना था बच्चा, क्लाइंट का डिपॉजिट कितना था, पहले जो 10,000 था सिक्योरिटी जो गिरवी थी एक तरीके से, वो क्या हो गई बच्चा, कम हो गई, कम हो गई, 2,000 हो गई थी। मार्जिन अकाउंट, क्लाइंट का जो मार्जिन अकाउंट है वो क्या हो गया, फॉल हो गया, बिलो द रिक्वायर्ड मेंटेनेंस मार्जिन, द ब्रोकर शेयर प्रॉम्प्टली, तुरंत क्या करेगा, फोन कर कर मार्जिन को कॉल करेगा कि भैया मिनिमम जितना और बनता है वो प्लीज दे दो, अगर वो नहीं देगा, अगर वो नहीं देगा तो उसे वो रोक देगा, अगर वो दे देगा तो आगे भी वो शेयर्स ऐसे ही खरीदता जाएगा। बात समझ में आ रही है। ब्रोकर में लिक्विडेट, लिक्विडेट मतलब कैश, मतलब बेच देगा, सिंपल भाषा में बोलो तो बेच देगा, ठीक है। में लिक्विडेट बेच देगा, क्या बेच देगा, सिक्योरिटीज, इफ क्लाइंट
फेल टू मीट दी मार्जिन कॉल, हमने उसको बोला भाई दे दे नहीं तो फिर मैं जो सिक्योरिटी गिरवी है उसे बेचने का काम करूंगा, तो भैया वो ये कर देगा, ठीक है, फॉलोइंग डे जब भी उसे लगेगा। ब्रोकर में ऑल्सो लिक्विडेट, वो इसलिए भी बेच देगा सिक्योरिटी अगर उसे दिखेगा क्लाइंट का जो डिपॉजिट है मार्जिन अकाउंट का वो बिल्कुल ही कम हो गया, कितना कम हो गया है, 30% या उससे कम हो गया, 30% या उससे कम हो गया। अब मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जाओ, 10,000 था, 10,000 गिरवी था, ठीक है, उसने कितने का दे रखा उधार, 4,000 दे रखा है, ठीक है। अब उसने कहा भैया जो 4,000 रुपए है इसका बचा कितना है, सिक्योरिटी कितनी बची, तो अभी कितना हुआ, परसेंटेज गिनो, 4,000 और 2,000, 2,000 4,000 का कितना होता है 50%, तो क्या वो अभी बेच सकता है, नहीं। उसने कहा कि एकदम 30%, ये कॉल करके बुलाएगा वो उसको मौका देगा, लेकिन उसने कहा कि भाई अगर 30% से ही कम हो गया, 30 या उससे एकदम कम हो गया तब कोई मौका वौका मत दो भैया, सामने वाला कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है, तो सीधे क्या करो, बेच दो, जो थोड़े बहुत पैसे मिल रहे वो तो मिले, क्या पता मार्केट में वैल्यू जीरो हो जाए, जीरो भी तो हो जाती है ना, जो हाथ में आ रहा है अपन वही तो कम से कम ले ले, ठीक है। तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो रहा है, देना पड़ेगा, फिर वो केस होते लंबे केस होते, रिकवरी तो होगी, लेकिन हाँ ये पहले से ही टर्म कंडीशन भी क्लियर है कि मार्केट तो भाई अप डाउन है, आपने ये रिस्क लिया, ठीक है। 30 तक नौबत ही नहीं आने दो, जब स्टार्टिंग में दिख रहा है ना रेट गिर रहा है तो पहले ही कॉल करना चालू कर दो ना। हम्म, कौन से, हाँ तो वो आगे ट्रेड नहीं कर पाएगा, रोक दिया जाएगा, उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। हाँ नुकसान तो है ही ना बच्चा, यहाँ तो नुकसान होगा ही, मैंने अगर 10,000 के शेयर्स खरीदे, मार्केट एकदम 1,000 का हो जाता है, भाई नुकसान है ना मेरा 9,000 का, मार्केट बैठे हो फायदा भी होगा बम्पार्ट और लॉस भी होगा, तो यस ऐसा होता है, ठीक है। चलो, तो इन्होंने कहा भैया ऐसी सिचुएशन ही मत आने दो, कितनी, 30 या उससे कम की, अगर 30 उसकी आती हो तो आपके पास बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि और मार्केट कम हो सकता है, ठीक है। ब्रोकर मस्ट डिस्क्लोज, ये सारी चीजें ना किसको डिस्क्लोज करो, स्टॉक एक्सचेंज को, तुमने तुम्हारे क्लाइंट को कितना क्या ब्रोकरेज, कितना क्या उधारी दिया, डिटेल बताओ, ग्रॉस एक्सपोजर दो, इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द क्लाइंट, क्या क्या बताओगे ब्रीफ में, नाम बता दो, उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिससे पूरी डिटेलिंग आ जाएगी, इसके पास कितने शेयर्स क्या है, नेम ऑफ द स्क्रिप्ट बताओ, स्क्रिप्ट मतलब सिक्योरिटीज, किस टाइप की सिक्योरिटीज खरीदी, बस इक्विटी थोड़ी ना होते, डिबेंचर्स भी होते, बॉन्ड्स भी होते, किस टाइप की सिक्योरिटीज खरीदी उसका पूरी डिटेल दो, ठीक है। ब्रोकर हैज बोरोड फंड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग मार्जिन ट्रेडिंग, उसने कितनी क्या उधारी दी थी, कितना क्या लोन दिया था, ये भी बताओ, नेम ऑफ द लेंडर एंड द अमाउंट बोरो, ठीक है, पूरी डिटेलिंग बताओ, किस लेंडर से कितना कितना अमाउंट मिला, कब बताना है ये डेटा, कब बताना, ऑन एंड बिफोर दी, दोपहर के 12 बजे की बात हो रही है, ऑन दी फॉलोइंग डे, आज अगर ये सब किया है तो कल तक के दोपहर के 12 बजे से पहले पहले ये इन्फॉर्मेशन दे दो, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है, जिस स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स में ये डील कर रहा है, बॉम्बे से कर रहा है बॉम्बे को इन्फॉर्म करो। नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोज करेगा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब क्या बताया ने, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोज करेगा स्क्रिप्ट वाइज ग्रॉस आउटस्टैंडिंग इन द मार्जिन अकाउंट ऑल द ब्रोकर्स टू द मार्केट, अब इस क्लाइंट के इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज के पास चले गए, अब स्टॉक एक्सचेंज इस क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन हर जगह स्प्रेड कर देगा कि ये एक धोखेबाज इन्वेस्टर है, सारे ब्रोकर तक ये बात क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, ताकि आगे क्या ना कर सके, ट्रेडिंग ना कर सके, क्योंकि भैया आज एक ब्रोकर के साथ होता है ऐसे दूसरे के साथ भी होगा, हर किसी से पैसा लेगा ना, अगर किसी को कुछ नहीं पता, एक के साथ धोखा किया, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, भैया सेबी आ गई, सेबी ने बोला भैया स्टॉक मार्केट को बताओ, स्टॉक मार्केट में पब्लिकली ये दिखेगा कि भैया ये नलायक क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है जिनका अकाउंट डिफॉल्ट में आ गया है, ये इन्फॉर्मेशन हर किसी तक पहुंच जाएगी, सच डिस्क्लोजर रिगार्डिंग द मार्जिन ट्रेडिंग डन एनी डे शेल बी मेड अवेलेबल आफ्टर द ट्रेडिंग आवर्स, इन्होंने कहा ये इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में अवेलेबल है। अब कोई भी ब्रोकर अगर किसी से भी डील करे तो एक बार देख ले भाई वो उन इन्वेस्टर्स में तो नहीं है जो ब्लॉक लिस्ट में एक तरीके से आ गए, क्या ये बात समझ में आ रही है, तो ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट किसका, मार्जिन का, समझ में आया। हम्म, देखो हो सकता है इस ब्रोकर को ये फैसिलिटी देने के लिए आगे किसी से लेना पड़ा, हाँ क्योंकि बिजनेस है, ऐसे एक क्लाइंट थोड़े ना होंगे, बहुत सारे होंगे, तो नहीं है भाई, तो अगर उसने भी किसी से लिया तो इसकी भी पूरी डिटेलिंग दे दो। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं एसबीआई बैंक के पास जा रही हूँ लोन लेने, एसबीआई कह रहा है भाई इतना बड़ा लोन मांग रहे हो, मेरे पास भी नहीं है, मुझे भी दूसरे बैंक की हेल्प चाहिए, तो आरबीआई से ले सकता है, दूसरे बैंकों से ले सकता है, तो वो भी डिटेलिंग दे दो अगर किसी और से ली है भी तो, ठीक है। चलो और कोई डाउट, कुछ नहीं आया मार्जिन, आगे पक्का किस वर्ड का, ये वाला,
एंटर मतलब ये वाला वर्ड का मतलब होता है पॉज कर देना, जो मैंने बोला था ना, रोक दिया जाएगी तुम्हारी ट्रेडिंग, आगे काम नहीं कर पाओगे। चलिए, नहीं, सब डीमैट, जो ब्रोकर होता है ना, ब्रोकर से बात करें। जब आपने डीमैट अकाउंट खोला, आप बहुत ज्यादा ही ट्रेडिंग करते हो, तो उस ब्रोकर से फिर आप क्या करने लगते हो, उसी से इतनी आपकी बैठने लगती है बातें, टर्म्स एंड कंडीशन में साइन हो जाते हैं कि आप उसी से फिर ब्रोकरेज का भी काम करवाने लगो। तो जिसके पास डिमैट अकाउंट खुला है उसके साथ होता है, वो भी आपके एक बार देखता है क्रेडिटबिलिटी, भैया आपको देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि भैया धोखेबाज भी तो घूम रहे हैं ना, रिस्क तो उसको बहुत ही है, हमको तो उधार में मिला जा रहा है, मिला जा रहा है। ठीक है, बैंक ऐसे नहीं देती है, सब कुछ देखती है ना। और जो शेयर्स है ना देखा जाते हैं, कोई भी शेयर्स आके तोड़ना कि जिसके मार्केट में रेट कम ज्यादा है, वो ये देखेंगे भैया आप कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, जिस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो उसकी अगर मार्केट में वैल्यू कम होने वाली है, उसे ऐसा लग रहा है, तो वो आपको लोन ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि भैया वो सिक्योरिटी में वो रखेगा जिसके रेट कम ही होने वाले हैं, जिसके लिए वो बार बार आपको कॉल करके पैसे मांगने वाला है, इसका मतलब नहीं मिलेगा, तो लॉस होगा, तो वो भी ऐसे ही नहीं देते। ठीक है, सब ऑनलाइन ही होते हैं। ये बड़े लेवल्स होते हैं जो ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं। एक होता है ना बच्चा इन्वेस्टमेंट होता है और एक होता है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है? हाँ सही बोला है। हाँ दिन भर देखते रहते हो, ये दिन भर देखने वाले लोगों के लिए ये सभी सब मार्जिन ट्रेडिंग एंड ऑल है। ठीक है, कि ये लोग का मेन, ये दूसरा काम कुछ नहीं करते, ट्रेडिंग करना मतलब फुल टाइम काम है ना। हाँ हाँ, ये भैया सबसे ज्यादा पैसे तो भैया यही कमाते, ब्रोकर ही कमाते, क्योंकि हमें तो फायदा भी हो रहा है नुकसान भी हो रहा है ना, इनको तो फायदा ही फायदा है, इनको तो ये तो एक सर्विस दे रहे हैं, ये तो एक सर्विस दे रहे हैं जिनका हम एक पैसा दे रहे हैं, जैसे सर्विसेज हम और ज्यादा लेते जाएंगे उनकी फीस और बढ़ती जाएगी। फुल टाइम, हाँ फुल टाइम कर रहे होते हैं ये लोग, वही होते हैं। यस यस, ये वही प्लेटफॉर्म्स होते हैं एक्चुअली में। ठीक है, चलिए, अब ये टर्म ना मैंने पहले भी सुना है, मैंने तो सुना है, क्या तुम लोगों ने सुना है? क्या था ये रिकॉर्ड डेट, बताओ जरा। रिकॉर्ड डेट एक डेट होती है जिससे हम फाइनलाइज करते हैं, क्या फाइनलाइज करते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कौन है, क्योंकि इस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम कुछ ना कुछ फायदा देने वाले, या तो राइट इश्यू देने वाले, या तो डिविडेंड देने वाले, या तो बोनस, या एनी अदर ऐसी कोई भी हम एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो एग्जिस्टिंग को देना चाहते हैं। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल यही समझ लो ना भैया, एजीएम बुलानी है, एजीएम क्या, एनुअल जनरल मीटिंग। भैया स्टॉक मार्केट में इतने अप डाउन हो रहे हैं, कौन से शेयर होल्डर को बुलाए भाई, टेंशन ना, नोटिस देना था हमें, किस किस के घर में नोटिस भेजे, तो एक रिकॉर्ड डेट हमने फाइनल कर ली है, ये हमारा एग्जिस्टिंग है, इसको ये राइट देने, इसको ये फायदे देने हैं, ये सारी चीजें इनके लिए। ठीक है, चलो, अब इसको एक और नाम दिया गया है, क्या लिखा है, बुक क्लोजर। तो बुक क्लोजर मतलब कि वो रजिस्टर जो बुक है उसको क्लोज, मतलब इन्होंने कहा मार्केट में क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन अप डाउन होते जा रहे हैं, हम उसकी एंट्री अभी नहीं करेंगे, बुक अभी थोड़े टाइम के लिए क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। एंट्री होगी, एंट्री होगी, हम ये नहीं कह रहे एंट्री नहीं होगी, उन्होंने कहा थोड़े टाइम के लिए रोका गया है, थोड़े टाइम के लिए रुक गया है, इसके बाद बाकी कंटिन्यू होती जाएगी, जो जो खरीद रहा है उसके नाम की एंट्री भी होती जाएगी, तो उसे बुक क्लोजर भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेड। बुक क्लोजर एक तरीके से पीरियोडिक क्लोजर है, रजिस्टर ऑफ द मेंबर। कौन से बुक को क्लोज करें, उस बुक का नाम क्या है, रजिस्टर ऑफ मेंबर, मेंबर का रजिस्टर, या फिर हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर बुक। ट्रांसफर बुक मतलब क्या, बेचना खरीदना जो कर रहे हो, पहले मेरा नाम रखा था, मैंने आस्था को भेज दिया, आस्था ने साक्षी को भेज दिया, साक्षी ने भूमिका को भेज दिया, तो भैया नाम बदलता जा रहा है, तो हमने थोड़े टाइम के लिए बुक को क्लोज कर दिया, इतने फ्लक्चुएशन अभी हम नहीं लिख रहे, क्यों, क्योंकि हमें कुछ फैसिलिटी देनी है इनको, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कौन है। तो कौन सी बुक की बात हो रही है, दो बुक यहाँ पे बोलिए, मेंबर के रजिस्टर की बात है और उसी के ट्रांसफर बुक की बात है ऑफ द कंपनी। तो टेक अ रिकॉर्ड, ताकि हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सके, देख सके कि भैया शेयर होल्डर को डिटरमाइन कर सके कौन है वो शेयर होल्डर जिसको हम ये एंटाइटल्स देने वाले, जिनको हम ये फैसिलिटीज देने वाले। फैसिलिटी कौन कौन सी देने वाले थे, डिविडेंड, तो कौन से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिविडेंड दे, किसको भाई बोनस दे, किसको राइट इश्यूज दे, या एनी अदर राइट्स पर्टेनिंग मतलब रिलेटेड टू शेयर्स, शेयर से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी देने वाले किसको दें, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक रिकॉर्ड डेट फाइनल करते हैं, और जो रिकॉर्ड डेट फाइनल होती है उसी रिकॉर्ड डेट में बुक को क्लोज किया जाता है। ठीक है, फॉर द टाइम में जो रिकॉर्ड डेट होती है ये एक डेट होती है विच द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी आर क्लोज्ड, समझ में आ रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द स्टॉक होल्डर टू होम द डिविडेंड प्रॉक्सी राइट, क्योंकि देखो नोटिस देंगे तो भैया प्रॉक्सी बनकर आएगा मीटिंग में, तो भैया कौन प्रॉक्सी अपॉइंट करने का हक है जिसके पास, तो भैया ये रिकॉर्ड डेट से ही हमें पता चलेगा, बुक क्लोज जब होगी उसी से हमें पता चलेगा। इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 91,
91 जो सेक्शन है कंपनीज एक्ट का, ये बोलता है कि बुक क्लोजर की डिटेलिंग है। बस उन्होंने सेक्शन नंबर दिया और डिटेलिंग बता के रखी है। डिटेलिंग उन्होंने बता के रखी है कि बुक ना क्लोज होती है साल भर में, कितने क्लोज कर सकते हो, 45 डेज मैक्सिमम लिखा है। पूरे साल में कितने, 45 डेज, ठीक है। लेकिन फिर कंटिन्यू ने लिखा है नॉट मोर देन 30 एट अ वन टाइम। एक बार की बात करें तो एक बार में 30 दिन के लिए बंद होगा, मतलब लगातार 30 दिन के लिए बंद होगा। क्या लगातार 45 डेज के लिए बंद हो सकता है क्या, नहीं। हम कह रहे हैं आपका जो फाइनेंशियल ईयर है स्टार्ट होता है अप्रैल से और खत्म कब होता है, मार्च में, ठीक है। अप्रैल में आपने 5 दिन के लिए बंद किया, ठीक है। देन आगे चल के मई में आपने 2 दिन के लिए किया, फिर 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। टोटल अगर अप्रैल से मार्च देखा जाए तो 45 डेज से ज्यादा आप नहीं क्लोज कर सकते। ये कंपनीज एक्ट के रूल्स रेगुलेशन बोलते हैं, ये समझ आ रहा है। एक बार में कंटिन्यू बुक क्लोज हो सकता है तो कितने बार के लिए हो सकता है, 30 डेज के लिए। ब्रेक ब्रेक में भी हो सकता है, लमसम भी, लेकिन लमसम 45 डेज नहीं होता, लमसम 30 डेज का ही हो, उससे ज्यादा नहीं। क्या ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? हाँ, ब्रेक कर करके ये 45 डेज, लेकिन एक बार में बंद करना है तो एक बार में बस 30 डेज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है पक्का? सब्जेक्ट टू गिविंग दी प्रीवियस नोटिस, आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा कि भैया इतनी तारीख का हमारा बुक क्लोज हो रहा है या फिर हमारा रिकॉर्ड डेट है। ये पब्लिश किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, डेट अनाउंस कर दी थी कल की क्लास में ही देखा था अपन ने कि भैया ये 28 डेट है, इस डेट को बंद होगा। ये दिन हमने एक दिन के लिए बंद किया था, उसमें मर्जी है ना, कितने दिन के लिए भी बंद करना है भैया कर लो, फ्लक्चुएशन हम देखेंगे, ठीक है। और फिर वो हमारा हेडेक नहीं है, वो भैया किसका है, डिपॉजिट स्टॉक मार्केट का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन सब का है, ठीक है। चलिए, ये बात एडवर्टाइज की जाएगी कि कब बंद रहेगा, एटलीस्ट वंस। और ये एडवर्टीजमेंट कहाँ दिया जाएगा, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। क्या होता है वर्नाकुलर, रीजनल। लेकिन ये रीजनल लैंग्वेज कहाँ की, जहां आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। आईटेक्स का ऑफिस यहाँ जबलपुर में है तो भैया यहाँ की लैंग्वेज हिंदी ही चलती है, तो भैया हिंदी न्यूज़पेपर में हम देंगे। साथ में कहाँ देना, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में दे देना, ठीक है, जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का वहां। यहाँ पे पूरी कंपनीज एक्ट की बात करी, फिर यहाँ से उन्होंने सेबी की बात करी, सेबी आईसीडीआर की बात करी। सेबी बोलता है कंपनी आर रिक्वायर्ड टू गिव कितने दिन नोटिस, 7 वर्किंग डेज एडवांस नोटिस ऑफ द बुक क्लोजर रिकॉर्डेड टू द स्टॉक एक्सचेंज। न्यूज़पेपर में जनता को तो आपने बता दिया, सारे शोल्डर तक ये बात तो पहुंचा दी, लेकिन साथ में क्योंकि अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो, देखो अगर आप एक नॉर्मल कंपनी जो लिस्ट नहीं हो तो आपको बस क्या फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना है और सेबी भी। कंपनीज एक्ट और सेबी दोनों करना है। आईटेक्स एक लिस्टेड कंपनी, ठीक है। आईटेक्स को बोल दिया है कि भैया आपको इन्फॉर्म करना है, पब्लिकली न्यूज़पेपर में छपवा देना, हिंदी और किसमें, इंग्लिश में। यहाँ पे हिंदी मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी थी, अदरवाइज अगर महाराष्ट्र की बात को तो मराठी, बंगाल की बात को तो बंगाली, तो ऐसे ऐसे आप वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में छपवा देना। लिस्टेड के कारण आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लिस्ट हो, कहाँ लिस्ट हो, स्टॉक एक्सचेंज में, तो प्लीज उनको भी बता दो। 7 दिन पहले आप बताओगे कि भाई हम आने वाले 7 दिन के बाद अब हम ये काम करने वाले, तो पहले स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करो, बाद में फिर आप क्या करोगे, न्यूज़पेपर में ये सारी चीजें छापो। लिस्टेड कंपनी को एक्स्ट्रा कंप्लाइंसेस करनी पड़ती है। क्लियर है पक्का, क्लैरिटी है? चलो, तो ये था हमारा बुक क्लोजर। कंफ्यूज तो नहीं हो रही, बुक क्लोजर रिकॉर्ड डेट क्यों बोला इन्होंने, बुक क्लोजर नाम क्यों बोला, क्योंकि उस रिकॉर्ड डेट को बुक क्लोज की जाएगी। कोई भी अगर ट्रांसफर करे तो हम उस ट्रांसफर को भी मानेंगे नहीं। जब ये फैसिलिटीज मिल जाएगी फिर आगे कंटिन्यू जो ट्रांसफर है वो ट्रांसफर मान लिया जाता है। डन। चलो, ब्लॉक डील, बल्क डील दिख रहा है आपको? निफ्टी सेंसेक्स समझते हैं क्या, क्या होता है बताओ? चलो ठीक है, बताऊंगी मैं, है ना। निफ्टी 50 सुना होगा, तो टॉप 50। सेंसेक्स सुना होगा, 30। हाँ चलो वो सारी चीजें बताऊंगी, टाइम कम है तो इसलिए एक रिपीट वाला मैं कंसेप्ट में आ रही हूँ, ठीक है। हेडिंग क्या लिखा है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्या था, आउटसोर्स करती, क्या काम आउटसोर्स करती है, कौन करती है बताओ तो थोड़ा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वेरी गुड, वेरी गुड। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि T+2 का सेटलमेंट फटाफट कराना है तो इन हाउस भी काम कर सकती है और किसी को और को भी दे सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या किया है, किसी और को दे रखा है, ठीक है। लेकिन वो कोई और खुद नहीं, खुद ही है वो, उन्होंने अपनी ही कंपनी की एक अलग से सेपरेट आइडेंटिटी बना दी है, ठीक है। चलो, हाँ, खुद का ही है भाई, इतना बड़ा वाइडर काम है भाई, तो ऑब्वियसली किसी और को क्यों देना। वो खुद ही की उन्होंने अलग से कंपनी, काम जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो अलग से कंपनी बना दो ताकि फॉर्मल तरीके से काम हो, ऐसे ही होता है, ठीक है।
चलो, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम क्या है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम अब डिटेल में समझो, वहां बस इंट्रोडक्शन था, है ना, इंट्रोडक्शन था, यहाँ थोड़ी सी डिटेलिंग। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्लियरिंग सेटलमेंट, क्या? ऑल ट्रेड्स जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं कहाँ? ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज, या फिर जो भी डिपॉजिट है, जो भी कोलेट्रल मैनेजमेंट है, जो भी रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन है। तो अब थोड़ा सा वाइडर व्यू मिल रहा है आपको, क्या क्या काम करता है भाई? बहुत सारे काम कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं ट्रेडिंग के, डिपॉजिट्स के, कोलेट्रल, सिक्योरिटीज भी तो इधर उधर जा रही है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ब्रिंग या फिर सस्टेन कॉन्फिडेंस। भाई इन्वेस्टर्स को एक तरीके से भैया कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ भैया T+2 में फटाफट हो जाएगा। काम ऊपर वाला बताया है, नीचे उससे रिलेटेड चीज बताई भैया, इससे क्लाइंट को क्या मिलता है बच्चा? कॉन्फिडेंस मिलता है कि भैया हाँ क्लियरिंग हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे बैंकों से हम किसी आसानी से किसी भी एटीएम के बूथ में जाकर भैया दूसरे बैंक अकाउंट का एटीएम से पैसे निकाल लेते ना, भरोसा है, सेटलमेंट हो जाता है, हमें इन सब की टेंशन नहीं है। तो सेम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के होने के कारण हमें भी ये क्या होता है? भरोसा टाइप का होता है। तो पहला पॉइंट काम बताया, दूसरा पॉइंट उसने क्या बताया? इससे भरोसा डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस आता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक तरीके से प्रमोट कर रहा है, मेंटेन करना है शॉर्ट और कंसिस्टेंट सेटलमेंट साइकिल। T+2 फटाफट सेटलमेंट करके दे रहा है, ठीक है। अब उसने उसके बारे में थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें करना चालू कर दिया, ठीक है। प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है? काउंटर पार्टी रिस्क गारंटी, गारंटी दे रहा है ना कि भैया T+2 में हो ही जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। अगर ये एक तरीके से काउंटर पार्टी रिस्क गारंटी मतलब कि सामने वाला अगर करे या ना करे, भैया सेबी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करवाने की। सेबी ने भरोसा किस पे दिखाया? स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज ने भरोसा किस पे दिखाया? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। हम हैं इन्वेस्टर, बोलो हाँ। हमने किस पे भरोसा करके पैसे दे दिए? सेबी पे, है ना। आप किसके दम पर आज मार्केट में पैसे दे पा रहे हो? सेबी के दम पे। सेबी ने भैया अपने बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, ठीक है। उन्होंने कहा कि भैया स्टॉक एक्सचेंज हम तुम पे भरोसा कर रहे हैं, तुम्हें सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने। स्टॉक एक्सचेंज ने बोला भैया हमारा काम है एक मार्केट जहां पे हम बाय एंड सेल करवा सके लोगों को आसानी से, तो ये भरोसा हम किस पे दिखा रहे हैं? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में दिखा रहे हैं। भैया अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम है ना आगे कि ये क्या करेगा? काउंटर करेगा। क्या काउंटर करेगा? जितने भी रिस्क हैं कि सामने वाला पैसा देगा कि नहीं देगा, सामने वाला सिक्योरिटी देगा कि नहीं देगा, तो यही पूरा कवर कर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे से ले लेता है इन शॉर्ट, ठीक है। तो इसी को बस उन्होंने थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा है कि प्रोवाइड करता है काउंटर रिस्क गारंटी। सामने वाला अगर कुछ भी इधर उधर करते हैं तो ये खड़ा है, ये स्टैंड करेगा, ये हमें हमारी चीजें दिलवा ही देगा। नेक्स्ट, ऑपरेट करता है क्या? क्या होगा ये? टाइट रिस्क कंटेनमेंट सिस्टम, बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से रिस्क को ये एक तरीके से खींच के रखता है कि भैया रिस्क के चांसेस ना हो। कुछ नहीं, फॉर्मेलिटीज इतनी हो जाती है ना बच्चों कि टेंशन नहीं होती। स्टॉक मार्केट में इतनी अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि रूल्स रेगुलेशन इतने ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। सेक्शन 8A प्रोवाइड करता है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में विद द प्रायर अप्रूवल। किसकी बात हो रही बच्चा? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जो हमारा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, में विद दी किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? सेबी से। सेबी से परमिशन लेगा, ट्रांसफर करेगा द ड्यूटी एंड द फंक्शन ऑफ द क्लियरिंग हाउस, क्लिक होना चाहिए, टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ये दो लाइन का मतलब खुद पढ़ो, मुझे बताओ खुद से। और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो दिया जाए, ये तो वर्ड का मीनिंग है। अब ये दो लाइन बोल क्या रही है? वेरी गुड। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सेबी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो इन हाउस से अपना काम किसको दे रहा है? कॉर्पोरेशन को दे रहा है। इसका मतलब काम बढ़ गया है ना। तो सेबी को बस बताओ ये सिचुएशन है, हम पहले खुद ही करते थे, काम इतना ज्यादा हो गया है, तो अब हम क्या करना चाहते हैं? किसी कंपनी को ये काम ट्रांसफर करें। तो पहले सेबी से परमिशन लो, बिना परमिशन आप किसी को काम ट्रांसफर नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? इतनी छोटी सी चीज में बड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। चलिए, बीइंग अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, समझ में आ गई दो लाइनें। चलो, फॉर द पर्पस ऑफ रिपीट, ये कह रहा है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को आप क्यों ट्रांसफर कर रहे हो? हाउस का काम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को क्यों दे रहे हो? क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा? पीरियोडिकली सेटलमेंट करेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी डिफरेंस सारे भैया उसका सरदर्द। डिलीवरी करेगा, पेमेंट करेगा किसकी? सिक्योरिटीज की। डिलीवरी मतलब सिक्योरिटीज की डिलीवरी, पेमेंट को भी इधर उधर करेगा। एनी अदर मैटर जो भी इंसिडेंटल है। वापस क्लियरिंग हाउस का काम ट्रांसफर किया जा रहा है किसको? कॉर्पोरेशन को। स्टॉक एक्सचेंज ये तभी कर पाएगा जब सेबी से अप्रूवल लेगा, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ये क्यों ट्रांसफर करे? क्योंकि उसे ये सारे काम कराने। ये तीन काम बोलो या फिर ये बोलो, एक ही बात है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, every clearing corporation shall for the purpose of transfer the duties and function of the clearing house to corporation, क्या करना पड़ेगा उसे? बायलॉज। क्योंकि अब आप एक अलग से कंपनी को ट्रांसफर कर रहे हो,
तो एक अलग से कंपनी बना रहे हो। मैंने बताया था आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी खुद की कंपनी बनाकर ये काम दिया था। तो अपनी कंपनी के लिए उसे क्या बनाना पड़ेगा? सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ते थे मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ते थे। कंपनी बिना मेमोरेंडम आर्टिकल के चल सकती है क्या? नहीं। उनका आर्टिकल क्या होता है? बायलॉज होते हैं। ये बायलॉज क्या होते हैं? काम करने के तरीके। तो वो जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसको क्या बनाना है? अपने बायलॉज बनाने पड़ेंगे। ठीक है। सबमिट करना पड़ेगा किसको? सेबी को। सेबी तभी अप्रूवल देगा। ठीक है। अगर आप परमिशन लेने जाओगे तो वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या देखेगी? बायलॉज देखेगी। बायलॉज देख के उसे लगेगा कि हाँ ये कंपनी इतनी एलिजिबल है, सही से काम कर लेगी, तब जाके सेबी परमिशन देगा क्लियरिंग के पूरे सेटलमेंट के काम करने को वो अलाउ करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। सेबी में ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड, उसे भी लग रहा है कि हाँ ट्रेडिंग के लिए बहुत सही है, बहुत जल्दी और स्मूथ तरीके से सेटलमेंट होंगे। ऑल्सो इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू ट्रांसफर द ड्यूटीज फंक्शन ऑफ द क्लियरिंग हाउस टू कॉर्पोरेशन ग्रांट अप्रूवल। सारी चीजें देखने के बाद वो क्या दे देगा बच्चा? अप्रूवल दे देगा। अप्रूव ट्रांसफर ड्यूटीज फंक्शन क्लियरिंग हाउस, और ये पूरी लिस्ट है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की। दिख रहा है ये लिस्ट? क्या लिखा है? नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड, ये कंपनीज है जो काम करती है। इंडियन क्लियरिंग, नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग, एनईएससी का आईएफएससी, मल्टी कमोडिटी, ये कुछ नहीं लिस्ट है। ये कुछ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है ऑल ओवर इंडिया जो ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है क्लियरिंग की। बात समझ में आ गई? अगर मैंने आपसे पूछा कि क्लियरिंग हाउस का काम ट्रांसफर कर रहे हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को लेकर, मुझे स्टेप्स बताइए, मुझे प्रोसेस बताइए। क्या पॉइंट वाइज स्टेप प्रोसेस बता पा रहे हो? क्वेश्चन समझ में आया? कि प्रोसेस बताओ। पहला पॉइंट तुमने बोला अप्रूवल लिया, दूसरा पॉइंट? जब पहली अप्रूवल दे दी तो आप बाय लॉस क्यों बना रहे हो? थोड़ा सा मिसिंग कर रहे हो। एप्लीकेशन बोलोगे ना? देखो, बस मैं ये बोल रही हूँ, देखो ये मॉड्यूल है। मॉड्यूल आपको कहानी की तरह सब बताती जाएगी, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल क्या कहानी की तरह उतारना होता है क्या? क्वेश्चन में पूछा है स्टेप्स, क्वेश्चन में पूछा है प्रोसेस, कि भैया प्रोसेस बताओ कैसे स्टॉक एक्सचेंज अपना क्लियरिंग हाउस का काम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर करता है। तो स्टेप नंबर 1, वो एप्लीकेशन देगा किसको? सेबी को। किस चीज की एप्लीकेशन? कि हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है। तो जब वो ये देगा, हाँ, वेरी गुड। तो आपको ये सारी बातें बतानी पड़ेगी भैया। स्टॉक एक्सचेंज को सबसे पहले क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को बोलना है। देखो बनाएगा तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, वही अपना मेमोरेंडम आर्टिकल बनाएगा ना। और वर्ड मेमोरेंडम आर्टिकल नहीं यूज करना है, ये कंपनीज एक्ट में यूज करते हैं। सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहे हो? सिक्योरिटी लॉ में ये सारी टेक्निकल टर्म्स का नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसे बायलॉज बोला जाता है वही। बायलॉज एओए है और कुछ नहीं है, सेम चीजें ही रहती हैं, लेकिन बस यहाँ पे हम बोलेंगे बायलॉज। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अपना क्या बनाएगा? एओए बनाएगा। ये एओए क्या किया जाएगा? सेबी को सबमिट किया जाएगा। सेबी एग्जामिन करेगी, कुछ ऊपर नीचे लगेगा तो इन्फॉर्मेशन मंगवा सकती है। ठीक है। सब ठीक लगेगा तो वो हाँ बोल देगी और अप्रूवल दे देगी। जैसे ही अप्रूवल दे देंगे तो सारे के सारे काम ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर थोड़ी बहुत आप ड्यूटीज सेटलमेंट कैसे होता है ये सारी चीजें आप बताओगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो स्टेप समझ में आया? पूरा यही उतार दोगे और बोलोगे कि दीदी बताओ हमने क्या डिफरेंस किया, है ना? सेम तो लिखा था जो पूछा गया था। नहीं बच्चा, प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको थोड़ी चीजें तो स्टेप बाय स्टेप बतानी पड़ेगी। समझ में आ रही है? पक्का? और थोड़े एक दो के नाम याद कर लो, इसमें दो भी नाम याद करोगे तो भी चलेगा, कोई इतनी ज्यादा लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ठीक है। चलो, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम समझ में आया? चलो अब मैं रोक रही हूँ बच्चों, बाकी जो बीच में छोड़ा है वो कल कंटिन्यू करेंगे अपन। आज की सभा समाप्त।